गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 19 पढ़ेंगे। वाक्य विचार का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाक्य क्या होता है और वाक्य के कौन कौन से गुण होते हैं, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने वाक्य के प्रकार में ये पढ़ लिया था कि वाक्य 2 प्रकार के हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर बुक है तो निकाल लीजिए और नहीं है तो फिर वीडियो में ध्यान से देखिए। तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे 8 प्रकार के। ठीक है, इच्छा बोधक, विधान बोधक, निषेध बोधक, प्रश्न बोधक और संदेह बोधक, आज्ञा बोधक, विस्मयादि बोधक और संकेत बोधक। तो ये हमारे 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर। तो इच्छा बोधक क्या होता है बच्चों? इच्छा बोधक होता है वाक्य जब किसी वाक्य में किसी मनोकामना की पूर्ति या आशीर्वाद तथा शुभ की भावना का प्रयोग होता है, तो वो वाक्य हमारा इच्छा बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे कि किसी वाक्य में अगर हम किसी को आशीर्वाद दें या किसी की उन्नति के लिए कोई जो प्रार्थना करें, ठीक है, तो ये हमारा होता है इच्छा बोधक कि आपकी क्या इच्छा है उसके लिए। तो उसमें जो है आशीर्वाद हो सकता है, कोई सुविधा की भावना हो सकती है, मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। ठीक है, जैसे आप किसी से कहें कि ईश्वर आपको उन्नति दे। ठीक है, जैसे आप किसी से कहें कि अगर आपको मान लीजिए कि किसी की सहायता की आवश्यकता है और तो आप मन में सोचे कि काश कि आज कोई सहायता आकर कि मेरी जरा सा मतलब कुछ कर दे या बता दे, कुछ ऐसा भी। तो इस तरह के वाक्य हमारे होते हैं इच्छा बोधक वाक्य। अब मान लीजिए कि आपका कोई अच्छी चीज खाने पीने का मन है ना, तो आप कहे मान लीजिए कि अब चाय पी ली जाए, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका इच्छा बोधक वाक्य हो गया। किसी के जन्मदिन पर अगर आप जाते हैं तो उसको आप बधाई देते हैं ना कि भाई जन्मदिन मुबारक हो या जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, तो ये आपका आशीर्वाद हुआ उसके लिए और शुभ की भावना हुई। तो ये सभी वाक्य हमारे इच्छा बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जब आप किसी को किसी बात के लिए मुबारकबाद दें या किसी को आशीर्वाद दें, तो ये सारे वाक्य हमारे होते हैं इच्छा बोधक। विधान बोधक वाक्य नंबर 2, ये क्या होते हैं? विधान बोधक वाक्य होते हैं जो कि हमारे साधारण वाक्य होते हैं। ठीक है, तो साधारण जो भी होते हैं वाक्य वो सभी हमारे विधान बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों में होता है कि किसी कार्य को करने या होने की सूचना मिले। ठीक है, ये साधारण वाक्य होते हैं और इनके द्वारा हमें पता लगता है कि कोई काम हुआ है या फिर होने की सूचना मतलब मिले, तो वो हमारे विधान बोधक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य को हम सत्य, असत्य या किसी भी काल में हो सकते हैं। ये वाक्य जो है हमारे सत्य, असत्य या किसी मतलब भी समय में हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण से आपको बताते हैं कि पिताजी दफ्तर गए हैं, तो पिताजी कहाँ गए? दफ्तर गए हैं, ये साधारण सा वाक्य है। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, साधारण सा वाक्य है। तो ये सभी वाक्य हमारे साधारण, जितने भी साधारण वाक्य होते हैं वो हमारे विधान बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। कोई भी वाक्य जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपका साधारण, ये आपका विधान बोधक वाक्य हो गया। तो और मैदान में क्रिकेट का खेल चल रहा है, ये क्या है? ये भी आपका विधान बोधक वाक्य हो गया। तो जितने भी साधारण वाक्य हमारे होते हैं जिनमें कि कर्ता होगा और क्रिया होगी और कर्म होगा, बस वो हमारे विधान बोधक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अब हमारा निषेध बोधक वाक्य। निषेध बोधक वाक्य बच्चों देखो क्या होता है? निषेध का मतलब होता है नहीं या नकारात्मक भाव। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जहाँ पर कार्य के ना होने का बोध हो तो वहां पर निषेध बोधक वाक्य होगा। तो जैसे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं आज नहीं खेलूंगा, तो ऐसे वाक्य जिसमें ये बिल्कुल विधान वाचक वाक्य की ही प्रकार से होते हैं, मतलब साधारण वाक्य ही होते हैं ये। बस केवल इसमें नकारात्मक
भाव होता है, मतलब नहीं शब्द लगा होगा, तो यह हमारा निषेध बोधक वाक्य होता है। ठीक है, तो इससे आप देख करके वाक्य में पहचान लेंगे कि यह आपका निषेध बोधक वाक्य है। वहाँ पे नहीं शब्द जरूर आपको मिलेगा या नकारात्मक भाव मिलेगा। ठीक, वो हमारे वाक्य होते हैं निषेध बोधक वाक्य। इनको पहचानना बहुत ही आसान, सरल वाक्य होते हैं, केवल इनमें नहीं शब्द लगा होता है। ठीक है, जैसे आज मैंने नहीं खेला, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं पढ़ूंगी, है ना, आज मैं होमवर्क नहीं करूंगी। तो इस तरह से वाक्य हमारे निषेध बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा है प्रश्न बोधक वाक्य। तो प्रश्न बोधक वाक्य देखिए शब्द से ही स्पष्ट है कि ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, जब वाक्य का उद्देश्य प्रश्न पूछना हो तब वो हमारा प्रश्न बोधक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो ऐसा वाक्य जब प्रश्न पूछा जाए वहां पर और उस वाक्य का उद्देश्य ही हो प्रश्न पूछना, तो वो वाक्य हमारे प्रश्न बोधक वाक्य कहलाते हैं। इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये शब्द आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए उदाहरण से समझिए कि उदाहरण है कि क्या कांच की चूड़ियाँ महंगी होती हैं? क्या कांच की चूड़ियाँ महंगी होती हैं? अब देखिए क्या शब्द से पूछा गया है, तो क्या हमारा प्रश्नवाचक शब्द है और आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के शब्द अगर आपको प्रश्न में मिलते हैं तो आप खुद ही पहचान लेंगे कि हमारा ये प्रश्नबोधक वाक्य है। तो इनकी भी पहचान करना बहुत सरल है। ठीक है, और देखिए इसका उदाहरण कि व्यक्ति की ईमानदारी पर शक क्यों किया जाता है? व्यक्ति की ईमानदारी पर शक क्यों? देखिए इसमें आया क्यों शब्द आया ना, कि क्यों किया जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हमारा प्रश्नबोधक वाक्य है। अब एक उदाहरण और लेते हैं। जानवरों को किस प्रकार के कपड़े पहनाने चाहिए? जानवरों को किस प्रकार के, अब देखिए किस शब्द आया, किस प्रकार के, तो ये हमारा प्रश्नबोधक शब्द है। तो ये वाक्य हमारा हो गया प्रश्नबोधक वाक्य। ठीक है, और उदाहरण देखिए, हमें पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया? हमें पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया? ये देखिए क्यों शब्द आया, तो फिर इसलिए ये वाक्य भी हमारा प्रश्नबोधक वाक्य होगा। तो इस प्रकार से इन वाक्यों को पहचानना बहुत आसान है कि ये प्रश्नबोधक वाक्य है कि नहीं। अगर कोई प्रश्न सूचक आपको शब्द दिखे वाक्य में, तो वो वाक्य हमारे प्रश्नबोधक वाक्य होंगे। अब देखिए संदेहबोधक वाक्य। संदेहबोधक वाक्य क्या होता है कि जब कार्य के होने में कोई संदेह होना हो। ठीक है, जब किसी कोई ऐसा वाक्य आपको मिले जब उसमें किसी कार्य के होने में कोई संदेह हो, तो वो हमारा संदेहबोधक वाक्य होता है। कि ये ना आपको हो कि मतलब ये आपको ना पता है उस वाक्य को पढ़ कर कि ये नहीं आपको पता लगता है कि यहाँ ये काम पक्की प्रकार से होना ही है। तो जैसे कि आप कहेंगे शायद आज पैसे मिल जाएं, शायद आज पैसे मिल जाएं, तो पैसे आपको मिलेंगे कि नहीं ये आपको पक्का नहीं पता है, तो अभी आपको इसमें संदेह है, तो आपने शायद शब्द लगाया कि शायद आज पैसे मिल जाएं। तो ऐसे जो हमारे वाक्य होते हैं वो होते हैं संदेहबोधक वाक्य। अब देखिए एक वाक्य और लेते हैं कि सत्येंद्र ने सामान पहुंचा दिया होगा। अब देखिए इसमें शायद शब्द नहीं लगा है, लेकिन वाक्य को देख करके लग रहा है कि संदेह है, पहुंचाया है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि सत्येंद्र ने सामान पहुंचा दिया होगा। अब इनको संदेह इस बात का है। ठीक है, वाक्य को देख कर के ये पता लग रहा है कि इनको अच्छी तरह से ये नहीं पता है कि सत्येंद्र ने सामान को पहुंचा ही दिया है, इसीलिए वाक्य में कहा गया है कि सत्येंद्र ने सामान पहुंचा दिया होगा। तो ये हमारे संदेहबोधक वाक्य होते हैं। अब देखिए एक उदाहरण और देखिए, बस चल चुकी होगी। बस चल चुकी होगी, तो ये भी आपका संदेहबोधक वाक्य है, क्योंकि आपको पक्की तरह से नहीं पता है कि बस चली गई है कि नहीं या चली है कि नहीं, चल चुकी होगी, तो ये हमारा संदेहबोधक वाक्य है। ठीक है, अब हमारा है आज्ञाबोधक वाक्य। आज्ञा क्या होता है बच्चों? आज्ञा जब किसी को हम आज्ञा दें या आदेश दें या अनुमति दें, तो ऐसे शब्द जो कि आज्ञा, आदेश या अनुमति को दर्शाएं,
उस वाक्य में, तो वो हमारा वहां पर आज्ञाबोधक वाक्य होता है। ठीक है, जैसे कि आपसे कोई कहे जाओ जाकर पढ़ो, तो जाओ जाकर के पढ़ो, ये आपसे कहा जा रहा है ना, आपको आज्ञा दी जा रही है पढ़ने के लिए, है ना। तो इस तरह के वाक्य हमारे होते हैं आज्ञाबोधक। ठीक है, अब जैसे सुबह आप सो रहे हैं, जब आप सोते हैं तो सुबह कोई आपको उठाता है तो कहते हैं अब उठना चाहिए, तो ये क्या है, ये एक तरह की का आदेश है, अनुमति है। तो ये जो हम अपने आप को दे रहे हैं कि अरे अब हमको उठना, अब हम उठें, तो ये आप अपने आप को अनुमति दे रहे हैं, तो ये भी आपका आज्ञाबोधक वाक्य होता है। ठीक है, कोई दूसरा अनुमति दे या आप अपने आप को स्वयं बोलें कि हमें ये काम करना ही चाहिए, तो ये भी आपका आज्ञाबोधक वाक्य में होगा, क्योंकि आप अपने आप को स्वयं भी अनुमति दे रहे हैं। तो ये हमारे होते हैं आज्ञाबोधक वाक्य। देखिए कुछ उदाहरण और आपकी बुक में हैं, इनको भी देख लीजिए कि पहले लिखने का कार्य पूरा करो, जो काम है उसके लिए बोला गया है कि पहले लिखने का कार्य पूरा करो, तो ये हमारा क्या है, आज्ञा दी जा रही है, आज्ञाबोधक वाक्य हो गया। अब हमारा क्या है, विस्मयबोधक वाक्य। तो विस्मयबोधक वाक्य क्या होता है, जब आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य जो होते हैं वो हमारे विस्मयबोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। यानी ऐसे वाक्य जब ऐसे शब्द हमें मिले कि जिनसे आश्चर्य प्रकट हो, हर्ष, शोक, घृणा इस तरह का भाव प्रकट हो, तो वो हमारे विस्मयबोधक वाक्य होते हैं। जैसे कि आप किसी से कहें अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो अरे, तो ये अरे शब्द क्या है, ये विस्मयबोधक वाक्य है। ये पाठ में हमने आपको पढ़ाया था। क्या, ये तो बहुत बुरा हुआ, तो क्या, एकदम आश्चर्य से आपने पूछा ना। तो इस तरह के जो शब्द हैं अगर ये वाक्य में मिलेंगे और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होगा तो पहचानना बहुत आसान होगा कि ये विस्मयबोधक वाक्य है। ठीक है, क्योंकि जितने भी विस्मयबोधक वाक्य होंगे उनमें विस्मयादिबोधक चिन्ह अवश्य लगा होगा, जैसे अरे, वाह, क्या, इस तरह के शब्द। ठीक है, चाहे वो आश्चर्य प्रकट करें, चाहे हर्ष, चाहे शोक प्रकट करें या घृणा, तो ये सारे शब्द हमारे विस्मयबोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। संकेत बोधक वाक्य। अब हमारा आखिरी वाक्य क्या है, संकेत बोधक वाक्य। तो संकेत बोधक वाक्य बच्चों क्या होता है कि वाक्य में जब किसी कारण की ओर संकेत किया जाता है, जब वाक्य में किसी कारण की ओर कोई संकेत हो या कार्य कारण का मतलब जब प्रकट हो कि किस कारण वो कार्य हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य हमारे संकेत बोधक वाक्य कहलाते हैं। कोई भी ऐसा वाक्य हो कि उसमें जब किसी कारण की ओर संकेत हो, कोई कारण बताया जाए कि कोई क्रिया जो हो रही है वो किस कारण से हो रही है, वहां पे हमारा संकेत बोधक वाक्य होता है। जैसे कि अगर वह मेरे पैसे लौटाएगी तभी मैं उसका फोन दूंगा। अब देखिए इस वाक्य में जब वो उसके पैसे लौटाएगी तभी वो उसका फोन देगा, तो ये कारण बताया जा रहा है। ठीक है, अगर वो पैसे नहीं लौटाएगी तो वो फोन भी नहीं देगा, है ना। तो इस तरह के वाक्य जब हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि एक क्रिया का दूसरे पर निर्भर होना। ठीक है, ये भी इसमें संकेत बोधक में होता है। तो जैसे कि वर्षा समय पर होती तो फसल अच्छी होती। अगर वर्षा एक अच्छी वर्षा का होना अच्छी फसल होगी, मतलब जब अगर अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी मतलब फसल होगी। यानी अच्छी फसल का होना अच्छी वर्षा पर निर्भर करता है ना। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। तो ऐसे वाक्य हमारे संकेत बोधक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों देखिए वाक्य परिवर्तन। तो वाक्य परिवर्तन क्या होता है, वाक्य में परिवर्तन, वाक्य में बदलाव। तो जब एक वाक्य अपना रूप छोड़ करके मतलब उस रूप को छोड़ करके कोई दूसरा रूप लेता है तब हम इसे वाक्य परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तब हमारा वाक्य बदल जाता है, तो इसी को कहते हैं वाक्य में परिवर्तन। तो वाक्य के जो भेद हैं वो दो आधार पर आपको बताए गए हैं। और जब एक वाक्य अपना रूप छोड़ करके दूसरा वाक्य ग्रहण करता है तो उसे हम कहते हैं वाक्य परिवर्तन। तो वाक्य के रूप का जो परिवर्तन है उसका अर्थ मुख्य होता है। वाक्य के रूप में जो परिवर्तन है उसका अर्थ जो है वो मुख्य होता है। वाक्य का रूप परिवर्तन करते समय
ये ध्यान देना होता है कि अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न ना हो। यानी जब हम वाक्य को परिवर्तित करते हैं, वाक्य को बदलते हैं, तो उसका अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ उसका वही रहेगा, लेकिन वाक्य का रूप बदल जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान देना होगा। तो अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ये वाक्य परिवर्तन का नियम होता है। तो वाक्य परिवर्तन भी वाक्य भेद के आधार पर ही किया जाता है, और इसके भी दो आधार होते हैं कि संरचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन होता है और अर्थ के आधार पर। ठीक है, संरचना के आधार पर देखिए क्या क्या होता है कि आपको बताए थे हमने इसमें कि मिश्र वाक्य होता है, सरल वाक्य होता है, ठीक है, और संयुक्त वाक्य होता है। 3 प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं संरचना के आधार पर। अब देखिए आपको एक इसमें उदाहरण से बताते हैं कि मिश्र वाक्य है और उसको सरल वाक्य में बदला गया है। तो मिश्र वाक्य आपका देखिए क्या है, यह वही बच्चा है जिसे कुत्ते ने काटा था। यह वही बच्चा है जिसे कुत्ते ने काटा था। ये हमारा मिश्र वाक्य है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसको सरल वाक्य में आप जो कैसे बदलेंगे, इस बच्चे को कुत्ते ने काटा था, बिल्कुल साधारण सा वाक्य हो गया। इस बच्चे को कुत्ते ने काटा था, यह आपका सरल वाक्य हो गया। अब इसमें आप यह है वही है ये सब आप हटा देंगे, और इसमें देखिए अर्थ नहीं बदला। कुत्ते ने बच्चे को काटा था, ये इसका अर्थ है, और सरल वाक्य में भी इसका यही अर्थ है कि इस बच्चे को कुत्ते ने काटा था। तो रूप परिवर्तन हो गया, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदला। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदल लिया, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक या दो से ज्यादा वाक्यों का योग होता है। ठीक है, यदि, जो कि, त्यों की, इस तरह के शब्दों से वो जो जुड़े होते हैं, और यही वही ये सब शब्द इसमें होते हैं। और साधारण वाक्य हमारा सरल सा होता है, तो इसी वाक्य को सरल ढंग से लिख दिया। अब देखिए एक हमारा सरल वाक्य है, तो सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदला गया है कि सड़क पार करता हुआ एक कुत्ता बस से टकरा करके मर गया। ये सरल वाक्य है। एक कुत्ता जो था वो सड़क कर रहा था पार और टकरा करके मर गया। अब इस वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे कि वह कुत्ता बस से टकराकर मर गया जो सड़क पार कर रहा था। ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें हमने जो लगा दिया और इसमें हमने वह लगा दिया। तो वाक्य वही है, वाक्य का अर्थ वही है। ठीक है, इसका रूप बदल गया, लिखने का ढंग बदल गया। तो इसी को हम कहते हैं संरचना के आधार पर वाक्य में परिवर्तन, कि वाक्य का अर्थ नहीं बदलेंगे, रूप बदल जाएगा उसका। अब देखिए मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं। मिश्र वाक्य है हमारा कि जब सवेरा होता है तब सारा चराचर जाग उठता है। तो जब तब इस तरह के वाक्यों का प्रयोग मिश्र वाक्य में होता है, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको संयुक्त वाक्य में हम कैसे बदलेंगे। संयुक्त वाक्य में मैं आपको बताया था कि और, लेकिन, तथा, परंतु, इन सब से वाक्य जुड़ता है ना। तो इस वाक्य को देखिए कैसे लिखेंगे, सवेरा होता है और सारा चराचर जाग उठता है। सवेरा होता है और सारा चराचर जाग उठता है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। केवल और शब्द से जोड़ दिया तो वाक्य का अर्थ वही है, रूप परिवर्तित हो गया। तो ये हमारे संरचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन होते हैं। अब देखिए अर्थ के आधार पर कैसे होता है। अर्थ के आधार पर अभी हमने पढ़ा कि 8 प्रकार के हमारे वाक्य होते हैं, है ना। तो अब देखिए कि अर्थ में एक वाक्य है हमारा कि क्या वह इतना चालाक है। अब देखिए क्या शब्द लगा है, तो इसका मतलब कि ये हमारा कौन सा वाक्य हुआ, ये हमारा प्रश्नबोधक वाक्य है, क्योंकि क्या शब्द लगा है। अब इसमें लिखा है कि निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। तो निषेध मतलब कि नहीं शब्द आएगा। ठीक है, तो जब हम इसको निषेधवाचक में बदलेंगे तो हम प्रश्नवाचक शब्द हटा देंगे और नहीं लगा देंगे। तो वह चालाक नहीं है, क्या वह इतना चालाक है। तो आपका उत्तर होगा निषेधवाचक में वह चालाक नहीं है, यह आपका निषेधवाचक वाक्य बन गया। अब देखिए अब आपका एक वाक्य है कि वाह क्या सुंदर दृश्य है। अब देखिए वाह और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, इसका मतलब है कि ये विस्मयबोधक वाक्य है। अब इसको आप विधानवाचक वाक्य में बदलेंगे तो विधानवाचक वाक्य साधारण वाक्य होता है, तो आप इसको सरल वाक्य में लिख सकते हैं। बहुत सुंदर दृश्य है, वह नहीं लगाएंगे। ठीक है,
और क्या नहीं लगाएंगे। तो देखिए अर्थ तो वही रहा, केवल रूप बदल गया। ठीक है, अब देखिए एक वाक्य और लेते हैं कि तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। ये हमारा साधारण सा वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में अगर हम वाक्य को बदलेंगे तो कोई ना कोई प्रश्न सूचक शब्द लगाएंगे। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। ठीक, क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अभी आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन गया क्योंकि आपने क्या लगा दिया। अब आपका वह कल यहाँ आया था। वह कल यहाँ आया था, यह आपका एक वाक्य है। ठीक है, अब इसको आपको बदलना है संदेहवाचक वाक्य में। संदेह, जब आपको किसी काम के होने में कोई संदेह हो तो इसको आप कैसे बदलेंगे। शायद वह कल यहाँ आए। शायद वह कल यहाँ आए। तो इसी वाक्य को आपने संदेहवाचक में शायद लगा करके बना लिया। ठीक है, अब देखिए बाजार से सब्जी लानी है, एक ही साधारण सा वाक्य है। इसको आपको आज्ञाबोधक में अगर बदलने को कोई कहे तो आप कैसे बदलेंगे। जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। अभी आपका आज्ञा सूचक वाक्य बन गया। ठीक इस प्रकार से हम वाक्य को बदल सकते हैं। तो ये हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य का परिवर्तन है। तो इसको आप वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा और पढ़िएगा, और जो PDF आपको भेजेंगे उसको करके, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो ये मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। ओके, बाय।